नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारा के चरण 2 के लिए 12,000 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सलाह दी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के विश्लेषण के मुताबिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी उन कोयला विद्युत संयंत्रों वाले 5 भारतीय राज्यों में शामिल हैं जो उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महामारी के दौरान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ से पहले उसके लिए ईएसजी रैंकिंग पर कार्य कर रही है। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारा के चरण 2 के लिए 12,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना का लक्ष्य ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत को ग्रिड में मौजूद पारंपरिक विद्युत स्टेशनों में आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य परियोजना में शामिल राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन स्थापित करके एवं ग्रिड में सुधार करके व्यापक पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने में सहायता करेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 8 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये वर्ष 2022 तक लगभग 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करने में सहायता करेगा। इस परियोजना के महत्व की बात करें तो इससे वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना विद्युत और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों तरह के कर्मियों के लिए अवसर बनाएगी। यदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से राष्ट्रीय ग्रिड को रुक रुक कर विद्युत की व्यापक आपूर्ति की जाती है तो इससे ग्रिड को कोई खतरा नहीं होगा। हाल ही में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की 40% स्थापित क्षमता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि भारत ने पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अगली खबर प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सलाह दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन से प्राप्त लाभों का दोहन करने के लिए उनके कई प्रकार के उपयोगों का सुझाव दिया है। ड्रोन यानी एक मानव रहित विमान प्रणाली। ये एक ऐसा विमान है जो स्वायत्त रूप से या पायलट के बिना दूर से ही संचालित किया जा सकता है। ड्रोन नियमावली 2021 ने ड्रोन को 5 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले आता है नैनो ड्रोन। ये 250 ग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाला ड्रोन होता है। दूसरा है सूक्ष्म ड्रोन जो कि 250 ग्राम से अधिक और 2 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाला ड्रोन है। तीसरी श्रेणी है छोटे ड्रोन की जो कि 2 किलोग्राम से ज्यादा और 25 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाला ड्रोन होता है। चौथी श्रेणी है मध्यम ड्रोन की। इसमें 25 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम से कम या उसके बराबर वजन वाले ड्रोन शामिल हैं। वहीं बड़े ड्रोन की श्रेणी में 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन्स को शामिल किया जाता है। ड्रोन आकाश में तीसरी आंख के रूप में। मंत्रालयों को उनके अपने डोमेन में ड्रोन के उपयोग से संबंधित परामर्श दिए गए हैं। यहाँ रक्षा मंत्रालय निगरानी, युद्ध, ड्रोन रोधी समाधान आदि के बारे में परामर्श देगा। गृह मंत्रालय वीवीआईपी सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, छापा मारना और आतंकवाद रोधी अभियान के बारे में परामर्श देगा। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय दवाओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय जांच के लिए सैंपल कलेक्शन आदि के बारे में परामर्श देगा। वहीं कृषि मंत्रालय फसल एवं मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, टिड्डी रोधी प्रयासों, बीमा दावों के सर्वेक्षण आदि के लिए परामर्श दे सकता है। पंचायती राज मंत्रालय भूमि के रिकॉर्ड और संपत्ति के अधिकार के लिए परामर्श दे सकता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिकार रोधी अभियान, वन्य जीवों की निगरानी आदि के बारे में परामर्श देगा। विद्युत मंत्रालय परिसंपत्तियों और पारेषण लाइनों की रियल टाइम निगरानी के बारे में परामर्श देगा। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय परियोजनाओं की निगरानी और दुर्घटना के विरुद्ध प्रतिक्रिया के बारे में परामर्श देगा। ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
जैसे कि वर्ष 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए ड्रोन नियमों को उदार बनाया गया है। भारत में ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना आरंभ की गई है। PLI योजना यानी कि उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना फसल संरक्षण और मृदा एवं फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए कीटनाशकों के प्रयोग के लिए ड्रोन के उपयोग पर मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, हजारों गांवों का मानचित्र तैयार करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की एक योजना है। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी है और कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के एक विश्लेषण के मुताबिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी उन कोयला विद्युत संयंत्रों वाले 5 भारतीय राज्यों में शामिल हैं जो उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची जारी की थी। साथ ही अपनी पूर्व अधिसूचना के अनुरूप वर्गीकरण भी किया था। अप्रैल 2021 में मंत्रालय ने वर्ष 2015 की अधिसूचना में संशोधन किया था। इसके तहत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विश्लेषण में ये पाया गया कि श्रेणी A में 61%, श्रेणी B में 35% और श्रेणी C में 32% कोयला ताप विद्युत क्षमता वर्ष 2022 के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर पाएगी। वर्ष 2015 में मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारा उत्सर्जन तथा जल उपभोग के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को अधिसूचित किया था। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र परिवेशी वायु में आधे से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 20% पार्टिकुलेट मैटर के लिए उत्तरदायी हैं। आरंभ में कार्यान्वयन की समय सीमा वर्ष 2017 थी, इसे वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया है। मानदंडों के अनुपालन के लिए मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों को उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सहायक तकनीकी क्रियाओं के साथ रेट्रोफिटिंग की भी जरूरत होती है। उदाहरण के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लू गैसों से और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होने वाली SO2 को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। दरअसल श्रेणी A वाले ताप विद्युत संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित हैं। इनके लिए जो समय सीमा और कार्रवाई निर्धारित की गई है, इसे वर्ष 2022 तक कर दिया गया है। श्रेणी B में शामिल हैं लक्ष्य की गैर प्राप्ति वाले शहर, विशेषकर जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत हैं। इनके लिए समय सीमा वर्ष 2023 तक रखी गई है और इनके लिए FGD मानदंडों का पालन करना निर्धारित किया गया है। FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। और अंत में श्रेणी C के तहत बचे हुए सभी संयंत्रों को शामिल किया गया है। इसकी समय सीमा वर्ष 2024 तक है और कार्रवाई के तौर पर श्रेणी C के अंतर्गत आने वाले संयंत्रों को सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण उपकरण स्थापित करने होंगे। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महामारी के दौरान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही है। पहले के एक अध्ययन में ये पाया गया था कि अप्रैल 2020 और जून 2021 के बीच कोविड-19 के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती केवल 14.25% लोगों को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सहायता प्रदान की गई थी। कुछ हालिया अध्ययनों में कई तथ्यों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि अस्पतालों में प्रवेश के लिए नकदी भुगतान अब भी आवश्यक है, क्योंकि अस्पताल गहन चिकित्सा इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वीकृत नहीं करते हैं। मरीजों के उपचार के लिए योजना में सीमित अस्पताल ही सूचीबद्ध हैं। कई पात्र लाभार्थी अब भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत संचालित 2 घटकों में से एक है। आयुष्मान भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई एक प्रमुख योजना है। आयुष्मान भारत का एक अन्य घटक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है। ये व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं और लोगों को उनके घरों के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये देश में सूचीबद्ध किए गए सरकारी और निजी अस्पतालों में
द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करता है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें 10 करोड़ 74 लाख से अधिक निर्धन और सुभेद्य पात्र परिवार शामिल हैं। योजना के तहत लगभग 50 करोड़ लाभार्थी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के माध्यम से पहचाने गए हैं। सभी पूर्व मौजूदा शर्तों को पहले दिन से ही लागू कर दिया जाता है। संपूर्ण देश में कहीं भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट यानी पारस्परिक पहुंच समझौता एक नया समझौता है। ये रक्षा क्षेत्र में बेहतर सहयोग करने के लिए संपन्न किया गया है। इसका उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति के विरुद्ध आपसी सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सेनाओं को रक्षा और मानवीय अभियानों पर एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा। RAA हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा विस्तारित योगदान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र संबंधी अपनी रणनीति जारी की थी। आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर वैश्विक आकर्षण के कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये संचार का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल और बाबल मंदेव से पूर्व में लोम्बोक जल संधि तक यहाँ पर प्रमुख चोक पॉइंट्स की उपस्थिति है। दूसरा पॉइंट है व्यापार और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। इस क्षेत्र में विश्व की 65% आबादी रहती है। ये क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 62% का योगदान करता है और विश्व के कुल वस्तु व्यापार में इस क्षेत्र की 46% की हिस्सेदारी है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसका प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होना। इसमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट, समुद्री तल खनिज, दुर्लभ मृदा धातु, प्रचुर मत्स्य भंडार आदि शामिल हैं। इसके अलावा चीन फैक्टर भी संपूर्ण विश्व के देशों को इसकी ओर आकर्षित करता है। दरअसल चीन की आक्रामक विदेश नीति, तीव्र आर्थिक विस्तार, सैन्य आधुनिकीकरण और शक्ति प्रदर्शन के विरुद्ध क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय देशों ने आपत्ति प्रकट की है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत ने इस संबंध में कौन सी पहलें आरंभ की हैं। भारत ने विदेश मंत्रालय के तहत एक अलग प्रभाग इंडो पैसिफिक डिवीजन और हिंद प्रशांत क्षेत्र डिवीजन बनाया है। हिंद प्रशांत के विजन के साथ संरेखित नीतियां जैसे एक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास यानी सागर आदि। इसके अलावा साझेदारियां भी की हैं जैसे कि क्वाड, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आदि। साथ ही भारत की नौसैनिक उपस्थिति को बनाए रखने पर बल दिया है और उसका विस्तार किया है। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO से पहले उसके लिए ESG रैंकिंग पर कार्य कर रही है। ESG का मतलब है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय LIC द्वारा मेगा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को लाए जाने से पहले यानी IPO को लाए जाने से पहले ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन स्कोर प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। एक बेहतर ESG स्कोर LIC के मूल्यवर्धन में मदद करेगा, साथ ही पूंजी की बड़ी और उत्तरदायी मात्रा को आकर्षित करने में भी सहायक होगा। ESG सतत निवेश का एक प्रकार है। ये कंपनी के हितधारकों पर कंपनी के नैतिक योगदान के प्रभाव का मापन करता है। विश्व की अधिकांश बड़ी कंपनियां अपने ESG प्रदर्शन के बारे में सूचित करती हैं। इससे निवेशक उन कंपनियों की तीव्रता से पहचान कर सकते हैं जो कि समावेशी विकास कारकों का अनुपालन कर रही हैं। ESG स्कोर के कई लाभ होते हैं। इससे निवेशकों को अपने निवेश लक्ष्यों को उनके व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है। बढ़ती संधारणीय निधियों को आकर्षित करके पूंजी तक पहुंच में वृद्धि में मदद मिलती है और कंपनियों का उत्तम परिचालन, प्रदर्शन और बेहतर स्टॉक प्रदर्शन होता है। साथ ही पूंजी की भी कम आवश्यकता होती है। भारत में ESG की स्थिति की बात करें तो ये सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यापार उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग यानी BRSR के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ECG रिपोर्टिंग को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी। इसे बाजार पूंजीकरण के द्वारा लागू किया जाएगा। BRSR की रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य होगी। और आइए अब आपको बताते हैं ESG के तहत जो मानदंड शामिल किए गए हैं उनके बारे में। पर्यावरणीय मानदंडों में शामिल है ऊर्जा संबंधी उपयोग, कार्बन फुटप्रिंट,
जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण निगरानी, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, दूषित संपत्ति, खतरनाक अपशिष्ट, विषाक्त उत्सर्जन और सरकार के पर्यावरण संबंधी विनियमों का अनुपालन। वहीं सामाजिक मानदंडों के तहत कर्मचारी कल्याण, विक्रेता संबंध, स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल पहल, कल्याण संबंधी पहल, लिंग समानता, नस्ल समानता, धार्मिक समानता, शिक्षा पहल, स्वच्छ पर्यावरण पहलें और मानवाधिकार निगरानी और अभिशासन मानदंडों के तहत पारदर्शी लेखा पद्धति, निवेशक संबंध, बोर्ड के निर्णयों में हितों का टकराव, व्यावसायिक नैतिकता, सुने जाने का अवसर, राजनीतिक प्रभाव, कानूनी अभ्यास और विसल ब्लोअर नीति। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। चुनावी व्यय की सीमा में संशोधन किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है। इसका कारण है मतदाताओं की बढ़ती संख्या, वृद्धि के लिए लागत, मुद्रास्फीति सूचकांक आदि। बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए किया गया है। छोटे राज्यों में 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है। विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। चल निधि मानकों पर बासेल 3 फ्रेमवर्क। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे व्यवसाय ग्राहकों के लिए तरलता मानकों और निवल स्थिर निधियन अनुपात यानी नेट स्टेबल फाइनेंशियल रेशियो NSFR पर संशोधित बासेल 3 फ्रेमवर्क को जारी किया है। इसका उद्देश्य बासेल 3 मानकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना और तरलता जोखिम का प्रबंधन करना है। चल निधि कवरेज अनुपात यानी LCR और NSFR तरलता के वित्त पोषण के लिए 2 न्यूनतम मानक हैं। इन्हें वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए लॉन्च किया गया था। LCR यानी चल निधि कवरेज अनुपात ये उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों को दर्शाता है। इन्हें बैंकों द्वारा तनावग्रस्त परिस्थितियों में 30 दिनों के शुद्ध व्यय को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है। NFSR यानी आवश्यक स्थिर वित्त पोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण की राशि। अगला है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ECLGS ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगभग 13.5 लाख इकाइयों और 1.5 करोड़ नौकरियों को बचाने में मदद की है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य MSMEs, व्यावसायिक उद्यमों, व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण लेने वालों तथा मुद्रा उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटीकृत और जमानत मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। सरकार ने कई उद्योगों को कवर करने के लिए ECLGS का विस्तार किया है। ECLGS के तहत गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन पर सदस्यता ऋणदाता संस्थानों को 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। ऋणदाता संस्थानों में बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं। पोलियो। यूनिसेफ के आंकड़ों से पता चला है कि 12 से 13 महीने की आयु के बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन की तीसरी खुराक के प्रबंधन में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 5% अंक की गिरावट आई है। ये वर्ष 1991 के बाद से सबसे खराब गिरावट है। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। ये वायरस मुख्य रूप से फैकल ओरल रूट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये एक व्यक्ति के मेरुदंड को संक्रमित करता है, जिससे लकवा लग सकता है। इस संक्रमण को रोकने के लिए 2 तरह के टीके हैं। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरा है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। आपको बता दें कि भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ था। अगला है विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट टायरों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी EPR के विनियमों के लिए मसौदा अधिसूचना को जारी किया है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2,75,000 टायरों को कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है, लेकिन इनके निपटान के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। इसके अलावा लगभग 30 लाख अपशिष्ट टायरों को रिसाइकलिंग के लिए आयात किया जाता है। EPR एक नीतिगत दृष्टिकोण है। इसके तहत उत्पादकों को वित्तीय
या भौतिक रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें उत्पादों की उपयोग अवधि पूरी होने के बाद उनका उपचार या निपटान शामिल है। ईपीआर के उद्देश्य हैं पर्यावरणीय लागतों का एकीकरण, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन करना, अपशिष्ट के उत्पन्न होने में कमी करना, नगर पालिकाओं के कार्य बोझ को कम करना और पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली उत्पादों को डिजाइन करना। महाकाली नदी। धारचूला में महाकाली नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कालापानी से निकलती है। इसे शारदा या काली के नाम से भी जाना जाता है। आगे जाकर ये गंगा की सहायक नदी घाघरा में मिल जाती है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। इसका उद्घाटन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के परिसर में किया गया है। संग्रहालय में कई राज्यों से एकत्रित की गई 35 अलग अलग चट्टानों को दिखाया गया है। इनका समय काल 3.3 अरब वर्ष से लेकर लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने लखनऊ और देहरादून शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र भी जारी किए थे। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही प्रजातियों के बारे में। क्लाउडेड लेपर्ड यानी तेंदुआ। पहली बार नागालैंड के पहाड़ों में 3700 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया। ये जीव मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाले सदाबहार वर्षा वनों में रहता है। ये भारत में पाई जाने वाली बड़ी जंगली बिल्लियों में से सबसे छोटी प्रजाति है। ये मेघालय का राज्य पशु है। IUCN में इसकी स्थिति वल्नरेबल है। ये दक्षिण पूर्व एशिया और हिमालय में दक्षिणी चीन, भूटान, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और बांग्लादेश में पाया जाता है। दूसरा है ओरिएंटल डार्टर। भरतपुर पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की गतिविधि में मौसमी उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए ओरिएंटल डार्टर की रिंगिंग की गई है। रिंगिंग में पक्षी की पहचान के लिए उसके पंखों या टांगों में टैग लगाया जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। IUCN में ओरिएंटल डार्टर की स्थिति नियर थ्रेटन्ड की है। ओरिएंटल डार्टर भारतीय उपमहाद्वीप, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अनामलाई टाइगर रिजर्व। हाल ही में आदिवासियों के लिए अनामलाई टाइगर रिजर्व के अट्टागती में अनुसूचित जनजाति घटक यानी STC परियोजना को आरंभ किया गया है। ये परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान ने रिजर्व प्रशासन के सहयोग से शुरू की है। तमिलनाडु में स्थित ये रिजर्व दक्षिण पश्चिमी घाट का भाग है, जो कि पलक्कड़ दर्रे के दक्षिण में स्थित है। ये रिजर्व मालासर, मले मालासर, काडर, एरावलर, पुलियर और मुदुवर नामक 6 जनजातियों का निवास स्थान है। अनामलाई टाइगर रिजर्व में आर्द्र सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, सूखे कांटेदार और शोला वन पाए जाते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघ, एशियाई हाथी, शेर पूंछ मकैक और नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अब अपने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ दोबारा से प्रभावी है। ऐसे में एहतियात बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।